जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ? तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? वे समास कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी, कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष अलंकार? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में है उपमा अलंकार। अब इसका रीजन ही बता देता हूं कि उपमा अलंकार क्यों है। जहां उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाए, क्या दर्शाई जाए? समानता दर्शाई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार को पहचानने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब आपको पंक्ति में सरिस, जस, जैसा, सा, सी ऐसे वर्ड जो समानता दर्शाने वाले हों, वे वर्ड आपको दिखाई दें, तो समझ लो वहां उपमा अलंकार है। कैसे? जैसे इस पंक्ति में जो दे रखा है वर्ड, वो दे रखा है नीरद सी, यानी समान बता रहा है नीरद के। हम किसी चीज की समानता कैसे दर्शाएंगे? जब हम कहेंगे कि पहाड़ जैसा ऊंचा है, तो जैसा वर्ड आ रहा है। या फिर हम कह देंगे कि सागर सा हृदय है, सागर सा, तो सा वर्ड आ रहा है। तो हम समानता दर्शा रहे हैं ना। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहां कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अनेक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून। तो यानी इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, पानी का वर्णन जो है तीन टाइप से हो रहा है, मोती से, मानुष से यानी मनुष्य से, और चून से। बिल्कुल क्लियर है? तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, एक आपका चैप्टर वाइज मैं तैयारी भी कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे है तो टच कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? यानी को वर्ड से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? तो किस कारक का चिन्ह जो है वो को है, वो है कर्म कारक का। यानी ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबोधन और संबंध कारक। करण कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है से या फिर के द्वारा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। जिस निर्जीव वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए जिस कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वो कर्ण कारक है। ऐसे ही संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो है को के लिए। क्या है? को और के लिए। ठीक है, इन कारक चिन्ह का, इस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है संप्रदान कारक में। पुण्य के लिए वह सेवा करे। ऐसे ही अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में या पर। क्या होता है? में या पर। ठीक है, तो नोट्स बनाओ और तैयारी करो अच्छे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही तरीके से लिखा गया है? ये या फिर ये? तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है तीसरा ऑप्शन, यानी आशीर्वाद। ऐसे लिखा जाता है। बहुत सी गलतियां करते हैं कि आशीर्वाद लिखते हैं आशीर और वाद, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह नहीं लिखना है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी?
इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, अवधी में लिखते थे, ब्रज में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे या फिर राजस्थानी में लिखते थे। तो सूरदास किस भाषा से संबंधित है, तो वो है, यानी उनकी रचनाएं किस भाषा में है, तो वो है ब्रज भाषा में। ठीक है, सूरदास ब्रज भाषा में। अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास किस भाषा के कवि थे, तो वे थे अवधी भाषा के। किस भाषा के? अवधी भाषा के। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कबीर कबीर किस भाषा के थे कवि, तो कबीर जो थे वो सधुक्कड़ी भाषा के थे, कवि थे, या फिर पंचमेल खिचड़ी बोलते हैं, या फिर पंचमेल खिचड़ी भी भाषा का नाम है, तो उस भाषा के भी थे। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30? तो इस प्रश्न का आंसर तो सभी को पता होगा कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो होती हैं 24 मात्राएं। ठीक है, अगर पूछा जाए किस छंद में 26 मात्राएं होती है, तो वो होती हैं किस छंद में? वो होती हैं गीतिका छंद में। किसमें? गीतिका छंद में। गीतिका छंद में। और अगर पूछा जाए कि 28 मात्राएं किस छंद में होती हैं, तो वो होती हैं हर गीतिका छंद में। ठीक है, हर गीतिका छंद में। तो इस तरह प्रश्न में से प्रश्न निकाल निकाल के तैयारी करो, 100% आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? पुनः प्लस जन्म, पुनर प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म या पुनः प्लस आजन्म? तो पुनर्जन्म का जो सही संधि विच्छेद है वो है पुनः प्लस जन्म, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, तो आपको पता है कि इसमें विसर्ग लग रहा है, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, एडिग, यायावर या फिर गतिशील? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता, वाक्य के लिए एक शब्द है यायावर, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो स्थिर ना हो के लिए एक शब्द है अस्थिर। जो अपने स्थान से ना हटने वाला हो, उसके लिए एक शब्द है एडिग, यानी अडिग। जो निरंतर चलने वाला हो, उसके लिए एक शब्द है गतिशील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। इसे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा, तो इसलिए इस प्रश्न पे खासकर ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, यानी बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्त, सवैया, पद या दोहा? तो भाई बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? हमने पढ़ा है बिहारी के क्या? दोहे। तो दोहे बिहारी के बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ये प्रश्न आए हैं यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अब तक ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न की देखना आप कि किस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मेरा जो पर्पस है वो यही है, आपको दिखाना कि इस तरह के प्रश्न जो है वो यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। सी टेट में बस थोड़ा पैडागोगी और होती है। ठीक है, तो कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और जानकारी ले सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो सुत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग करके वह स्त्रीवाचक बन जाएगा? ईय, ई या इक या आ प्रत्यय? सुत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पुत्र। क्या होता है? पुत्र होता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे स्त्रीलिंग बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें आ का डंडा लगा दूंगा, सुता कर दूंगा, तो सुता का अर्थ होता है पुत्री। ठीक है, तो बस इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? हम किस प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं? हम आ प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। किस प्रत्यय का? आ प्रत्यय का, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? भाई पापी वर्ड क्या है? एक गुण है। गुण तो नहीं है बट ये दोष है। बट तो क्या है ये? वैसे तो गुण है ना भाई। गुण क्या होता है? क्वालिटी उसकी। तो हम अलग किसी चीज को उसकी क्वालिटी के आधार पर कर रहे हैं, तो वह गुण कहलाता है। ठीक है, तो पापी में कौन सा विशेषण है? तो वह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? तो ये सभी को पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। पूछा जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो वो है 22 भाषाओं का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक समीप होना या अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। अगर इस मुहावरे का प्रयोग आप किसी व्यक्ति के लिए कहेंगे या वस्तु के लिए कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सोचो, ठीक है। नाक का बाल होना यानी अगर वो टूट जाए तो बहुत दर्द होता है, तो ठीक है ना, कितना प्रिय होता है नहीं वो नाक का बाल, ठीक है। तो नाक का बाल होने का सही अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है कि अत्यधिक प्रिय होना या अधिक प्रिय होना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? क्या है? नहीं आता है। सुनना, बोलना, हंसना या लिखना। भाषा के 3 प्रमुख कौशल होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तो आता है लिखना, लिखना, सुनना और बोलना। ये सबसे प्रमुख कौशल है, ठीक है। ये सबसे प्रमुख कौशल है। तो इनमें से सुनना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है। तो जो गलत है वो कौन सा है? वो यही है, यानी नहीं है। तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा में कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो यानी इनमें से कौन सा संकर शब्द का सही अर्थ है? तो वह शब्द जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हो, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। यही संकर शब्द कहलाता है। वह शब्द जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हो वह संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अब गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है और रेल जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, तो इसलिए ये संकर शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? यानी इनमें से किस वाक्य में विशेषण है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है या फिर जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इनमें से एक में दो दो ही विशेषण है, यानी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो विशेषण है, ठीक है। तो वो ऑप्शन है हमारा तीसरा और यही हमारा सही उत्तर भी है, ठीक है। कैसे? कि मेरी गाय, यानी मेरी जो वर्ड है इसमें वह सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और काली क्या है? गाय है। गाय काली है, भाई आपको पता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसलिए गुणवाचक विशेषण ये है और सर्वनामिक विशेषण ये है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? यानी इनमें से कौन सा दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है? दाती, दात्र, दात्री या फिर धात्री। दाता का जो अर्थ होता है वो होता है देने वाला। क्या होता है? देने वाला। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसे फीमेल बनाना है यानी स्त्रीलिंग बनाना है तो मैं क्या करूँगा? दात्री कर दूंगा। क्या करूँगा? दात्री कर दूंगा। तो दात्री करने के बाद वह हो जाएगा देने वाली, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। भाई मैंने आपको बता दिया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को कर्ण से किर द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होकर। यानी आपादान जो है वो अलग होने का सूत्र होता है, यानी संकेत करता है, सॉरी, अलग होने का संकेत करता है। यानी कोई चीज़ किस चीज़ से अलग हो रही है। यानी पेड़ से पत्ता गिरा,
पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी वो अलग हो रहा है पेड़ से, तो उसमें आपादान कारक होता है। लड़का पेड़ से गिरा यानी लड़का भी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लड़का पेड़ से अलग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपादान कारक है यानी वह अलग हो रहा है। तो जहाँ अलग होने की स्थिति होती है वहाँ आपादान कारक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अधिकरण कारक की पहचान जो होती है वो होती है, देखो बाकी तो आप बता दोगे, बट अधिकरण कारक की जो पहचान होती है वो होती है किस चीज़ के ऊपर रखी हो कोई चीज़। जैसे मेज पर टीवी रखा है, मेज पर टीवी रखा है, ठीक है, तो मेज के ऊपर है ना टीवी, तो पर जो है यानी में या फिर पर, ये दो अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं, में या पर, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीजक किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या फिर जयसी की? तो बीजक किसकी रचना है? बीजक है कबीरदास की रचना। किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है बीजक। सूरदास की रचना का नाम सूरसागर है। तुलसीदास की आपको पता है कि क्या है? रामचरितमानस। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये विनय पत्रिका ये तुलसीदास की है। जैसी की पद्मावत जैसी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? यानी अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, घनी या कृपण? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए आपको कृपण से, तो कृपण का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कंजूस, यानी कंजूस सीधा बता दो आप, कंजूस होता है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का या वीर रस का? तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है किस रस का? करुण रस का। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है वो मानी है 8, ठीक है। भरत मुनि ने 8 मानी है रसों की संख्या। भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है? तो वो माना है शांत रस को। शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। तो श्रृंगार रस को जो रसराज कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है निर्वेद, यानी शांत रस का क्या है? निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। अगर पूछा जाए हास्य रस का क्या है, तो हास्य रस का हास है, ठीक है, ह्रास बोलते हैं। और वीर रस का क्या है? वीर रस का है उत्साह। क्या है? उत्साह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? अभी आपको बताया मैंने, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव आपको पता ही है, वीर रस का क्या है? उत्साह। हास्य रस का हास होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या है? नहीं है। अच्छा, प्रश्न को वहाँ ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है? नहीं है। अगर वहाँ नहीं लिखा है तो उसे अंडरलाइन कर लो ताकि आपकी उस पर नज़र पड़ती रहे, ताकि आप ध्यान दें कि वहाँ नहीं लिखा है। तो इनमें से अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो घोड़ा अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है। घोटक अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है भी अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है। कटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो किसका पर्यायवाची शब्द है? कटक का जो पर्यायवाची शब्द है, या फिर कटक जिसका पर्यायवाची शब्द है, वो है सेना। सेना, फौज, ठीक है, फौज, और या फिर पलटन कह सकते हैं, पलटन, ये कटक के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? हरियोध, निराला, अज्ञेय या फिर गुलेरी? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम, यानी इनके पीछे क्या लगता है आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में बहुत कुछ। तो वो है अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय, यानी 10वीं और 12वीं क्लास में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछे जाए आपसे कि हरियोध किसका उपनाम है, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम, ठीक है, उनका उपनाम है हरियोध। अगर पूछा जाए निराला किसका है, तो आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है।
और अगर आपसे पूछा है गुलेरी तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। थोड़ा सर्च करो यार, थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो थोड़ा माइंड घूमेगा, फ्रेश होगा, और थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो वो आपके माइंड में फिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो गुलेरी किसका आंसर तो मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे तो मैं सीधा बता दूंगा आपका आंसर सही है नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यानी निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्याधीश, गंगाजल या फिर रेखाचित्र। तो अधिकरण कारक का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है? तो देखो, इनमें से ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। कैसे? वाहनारूढ़ का मतलब होता है वाहन पर आरूढ़। ठीक है, वाहन पर आरूढ़, तो पर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अधिकरण कारक, क्योंकि पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। सत्ताधीश, तो सत्ताधीश का मतलब क्या होता है? सत्ता पर आधीश। ठीक है, सत्ता पर आधीश, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ भी पर लग रहा है, तो यानी ये भी अधिकरण कारक है। तो विभाग बहुत कंफ्यूज हुआ था पिछले एग्जाम में, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि गंगा जल इसमें कौन सा कारक है, तो गंगा का जल क्या है? गंगा का जल। ठीक है, अगर गंगा का जल है तो का क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, वैसे मैं आपको सीधा बता दूं ये संबंध है, संबंध कारक का प्रयोग हो रहा है इसमें। गंगा का जल यानी संबंध बता रहा है गंगा जी का जल। तो इस प्रश्न के जो सही आंसर है वो है पहला और दूसरा दोनों। तो मैं तो सीधा इन दोनों पे टिक लगाऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या भारतेंदु काल। तो घनानंद किस युग के कवि हैं? तो वे हैं रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो अगर आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।